पॉज करो। अच्छा भाई, बहुत ही मादरत के साथ एक और सवाल है जो बुक के अंदर ही होगा। जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं और जो आपको दिए हैं उसमें भी ये नहीं है। पेज नंबर 9 के ऊपर ये भी आप तस्वीर खींच लें। और इसका सोल्यूशन तो हम खुद ही बनाएंगे, सोल्यूशन रजिस्टर पे बनाएं तो इंशाल्लाह अब से ऑनवर्ड्स ये मसला नहीं होगा। फिर परसों आपको नया चैप्टर देंगे, वो तो सारा बुक वाला ही होगा, क्योंकि बुक आज प्रिंटिंग में चली जानी है तो पेज नंबर भी उसके अवेलेबल होंगे। तो अगर कल की क्लास ली हुई है तो ये बात समझ आएगी आपको। चलें जी, जल्दी से निकालें रजिस्टर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कल तक का जो पड़ा हुआ है उसकी बेस पे। भाई आपने निकाल ली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? तो हाइट ऑफ एनीथिंग, क्लास में बैठे हैं तो कुछ कर नहीं रहे। कल परसों की क्लास ली हुई है तो 10 रोज समझ आएगा। तो ऐसे टाइम ज़ाया करते हैं, कुछ लोग पंक्चुअल होते हैं, कुछ इसी चक्कर में होते हैं, पता नहीं कब सीरियस होना। जी क्या जवाब आया? टोटल टोटल क्या आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? College principal visited a furniture shop and paid rupees 30,000 as an advance for buying a table. टेबल खरीदने के लिए उन्होंने एडवांस दिया है। शॉपकीपर ने कहा सर प्लीज मुझे उधार भी दे दें। प्रिंसिपल साहब का पुराना इसके साथ जारी थी, उन्होंने कहा चलो ये लो 77,000 में तुम्हें उधार देता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने उसको 33,000 रुपया गिफ्ट भी दे दिया उसकी बेटी की शादी के लिए। ऑल द अबव पेमेंट्स फॉर मेड इन, और इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने उसको एक डायमंड वॉच 2,000 रुपए वाली, डायमंड ही लगी होगी अंदर, तो डायमंड वॉच दे दी 2,000 वाली। ओके, जो एडवांस कल हमने पढ़ा था, तो एडवांस में तो हमने पढ़ा था कि अगर एडवांस हो सेल ऑफ गुड्स या ऑफ सर्विस वाला, तो फिर तो हम उस एडवांस को, हाँ फिर हम उस एडवांस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, और वो कैश में भी पे हो सकता है। ये हमने पढ़ा था, एडवांस रिसीट फॉर सेल ऑफ। तो इस पे सेक्शन 39(3 विल, इस पे सेक्शन 39(3 नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो एडवांस पेमेंट की है इस पे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाल रहे हैं? शॉपकीपर की। एडवांस रिसीव्ड 30,000, 9, ये इनकम में नहीं डालना, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एडवांस हो फॉर सेल ऑफ गुड्स तो वो कैश में रिसीव किया। द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड अ लोन, और वो प्रिंसिपल साहब ने कैश में दे दिया। तो जब शॉपकीपर ने लोन की रिक्वेस्ट की तो लोन के बारे में हमने पढ़ा था, लोन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ रिसीव फ्रॉम पर्सन होल्डिंग एनटीएन थ्रू ये। अब प्रिंसिपल साहब के पास एनटीएन है या नहीं है ये हमें कंसर्न नहीं है,
कैश में तो कोई बंदा भी लोन किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तो ये लोन मिलने वाले की क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल साहब ऑल्सो गिफ्टेड हिम 33,000 फॉर डॉटर मैरिज। अब प्रिंसिपल साहब ने उसको गिफ्ट दिया है, इन कैश या इन काइंड? इन कैश। ऑल ऑफ द अबव पेमेंट्स वर मेड इन कैश। इन काइंड नीचे वाले में बोलिएगा ना, उधर मैं तो ये पढ़ा हूं ना मैं तो अभी। तो इन काइंड तो नीचे है ना, ये इन कैश है इन काइंड है? तो प्रिंसिपल साहब ने जो है वो उसको 33,000 रुपया बेटी की शादी के लिए दे दिया इन। तो अब बताएं जी, कैश गिफ्ट क्रॉस चेक से दे सकते हैं, बैंकिंग चैनल से दे सकते हैं, किसी और तरीके से दे सकते हैं, लेकिन कैश गिफ्ट नहीं दे सकते। कैश फॉर्म में कैश गिफ्ट क्रॉस चेक में दे सकते हैं, यानी पैसे देने हैं तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मतलब पैसे ना पकड़ाएं। तो ये भी क्या होगी? वायलेशन। कल वाली क्लास किसने नहीं ली थी? कल वाली क्लास किसने नहीं ली थी? सबने ली हुई है भाई, फिर तो बैठने का फायदा नहीं है, तो टाइम तो है, बेहतर है कल वाली क्लास लें, फिर ये लें, फिर आए। अच्छा आता है सारा जी। कैश गिफ्ट कितना हो गया? 33,000। और प्रिंसिपल साहब के दिल में रहम का मादा जागा और प्रिंसिपल साहब ने उसको हीरे की नहीं, अंगूठी, हीरे की घड़ी दे दी। ये गिफ्ट क्या है? से मिलाए, नॉट अ रिलेटिव से, तो ये चार्जेबल टू टैक्स है। और साड़ी घड़ी किथे लै गए तुसी? डायमंड वॉच 1,00,000। हेलो, अब किसी ने सोल्यूशन के साथ तस्वीर खींच ली है तो साइड पे होकर तस्वीर खींच ले। किधर किधर खोए हुए हो? क्लास हो रही है, गेमा खेल रहा तू। ओके, तो ये कल सारे पढ़े हुए की समरी थी। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। ये कल सारे पढ़े हुए की समरी थी। तो शर्मा जाता है, आपने देखे वो शर्मा जाता है। इसको थोड़ा सा जरा शर्म निकालें, इसकी शर्मीला बहुत है। तशरीफ ले आए भाई। कल हमने क्या पढ़ा था? पेज नंबर 3 पर, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एडवांस और डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर और गिफ्ट। किसी के पास नोट्स नहीं है तो हाथ खड़े कर दें, नोट्स ला दें भाई इनको। बाय अ पर्सन, जो भी एक बंदा रिसीव करे, फ्रॉम एन अदर पर्सन, अदरवाइज देन बाय, हाथ खड़ा रखें, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक से इसके अलावा, तो फिर ये किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। ओके, किसी के पास ना हो नोट्स अभी भी? 4A की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं आप।
क्या चक्कर है भाई? कितनी कंसंट्रेशन से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा, समटाइम्स जिंदगी के किसी मोड़ पर आप खड़े हों और पीछे से गाड़ी, अच्छा, और किसी बंदे को इंटरेस्ट मिले ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। मिसाल के तौर पर 2023, 2024 और 2025, अब एक साहब ने इन्वेस्ट किए ₹40 मिलियन और इनको मिले ₹52 मिलियन। अब ये जो 52 मिलियन मिले हैं, ये आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टेड इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होता है कि आप हुकूमत के खजाने में पैसे रखवा दें। तो 40 आपने इन्वेस्ट किया, आपको 52 मिला। इसमें आपको जो 40 मिला है वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिली है, और आपको जो इंटरेस्ट मिला है 12 मिलियन, वो आपको जो है वो अपनी पेमेंट मिली है। अब एक सवाल अराइज होता है कि ये जो 12 मिलियन इसको मिला है, इस 12 मिलियन पर तो टैक्स लगेगा 45% वाले रेट, क्योंकि 12 मिलियन बहुत हैवी फिगर है। लेकिन अगर ये चाहे तो इसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि 12 मिलियन इज ग्रेटर देन 56 लाख, तो इस पे 45% लगेगा, उल्टा इस पे सर चार्ज भी लगेगा, 10% वाला सर चार्ज भी लगेगा। ओ मिट जा भाई। हम तो इधर नहीं थे, हम तो कहीं और थे। थर्ड को मोबाइल है भाई, या तो इसको साइलेंट पे लगा दो या फिर हम भी अपने को जनरल पे लगा दें। अब इसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि ये कहे 12 मिलियन मैंने 3 सालों में कमाया है, इस 12 मिलियन को मैं तोड़कर चार करके 3 सालों में डाल दूं, क्योंकि ये रिलेट कितने सालों से करता है, कितने सालों का इंटरेस्ट इकट्ठा मिला। अब आपके पास ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 1 कि आप किस अमाउंट के ऊपर टैक्स दे दें, जनरल रूल ये है, जनरल रूल कि 12 मिलियन के साल की इनकम बन जाएगी 2025 की, और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चार को आप 3 सालों में स्प्लिट कर दें। अगर आप चार को 3 सालों में स्प्लिट करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। 2023, फिर ये वाला 4 2024, फिर ये वाला 4 2025, या फिर 12 को किस साल डाल दें? 2025 में। तो जनरल रूल क्या है? 12 मिलियन को 2025 में डाल दें। रिलैक्सेशन क्या है? इसको तोड़ के 3, जब तोड़ के डालेंगे तो फिर 4 मिलियन के ऊपर रेट तो सिर्फ 40% लगेगा। डेट वुड बी अ रिलैक्सेशन। ओके, नोट इट डाउन ऑन साथ वाले का मत्था। भाई इसको नोट कर लें। नोट इट डाउन का मतलब नहीं आता किसी के साथ बैठे हैं उसके मत्थे पे नोट करें। पर एक वो नहीं है तो वायरलेस किधर गया? तो जनरल रूल के 12 मिलियन को कहां डाल दें? 2025 में। और रिलैक्सेशन क्या है? 12 मिलियन को क्या करें? स्प्लिट करें। कितने सालों में? नहीं 3 सालों में नहीं, जितने साल से इन्वेस्टमेंट हुई है। 6 साल से हुई है, 6 साल में स्प्लिट कर दें। 4 साल से इन्वेस्टमेंट हुई है, 4 साल में स्प्लिट कर दें। 2 साल से हुई है, 2 साल में कर दें। आप मुझे बताएं कि एरियर मिला कितना है? एरियर सारा इकट्ठा 12 मिलियन, पिछले सारे सालों का इकट्ठा मिल गया। असूली तौर पे हर साल मिल सकता था, लेकिन मिले अलग अलग करके। जब कभी इंटरेस्ट मिले, जब आपने इन्वेस्टमेंट की हो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, और ये इंटरेस्ट मिले पुराना सारा इकट्ठा, इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स। एरियर्स में मिला, सारा इकट्ठा मिला, एंड एज अ रिजल्ट, और उसकी वजह से दबंदा, कौन? दबंदा, दबंदा इज चार्ज एट हाई
rate. The banda is charged at थोड़ा सा और हाई 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 क्यों बोल रहे हैं हाई 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 and as a result of this the banda is charged at high rate. तो क्या करें बंदे का क्या करें फिर उस बंदे का ओ भाईजन किथे रह गए साडी डायग्राम ने ना करिया करो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको इंटरेस्ट मिले जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में और ये सारा इंटरेस्ट पुराना सारा इकट्ठा मिल जाए और इसकी वजह से बंदे को लगे कि उसके ऊपर हाई रेट लग रहा है जो लगता ता अगर इंटरेस्ट उसको मिल जाता उस बंदे को उसी साल जिस साल से वो ये 12 मिला किस साल रिलेट कितने सालों से करता है ये 12 मिला किस साल लेकिन रिलेट कितने सालों से करता है ओए साडी डायग्राम ले गए तुसी ਤੁਹਾਡੀ मेर अच्छा जी अब बहुत बड़ी रिलैक्सेशन आने लगी है मोहतरम बहुत बड़ी रिलैक्सेशन आने लगी है रिलैक्सेशन है दबंदा में बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर कमिश्नर को नोटिस देकर राइटिंग में अच्छा कमिश्नर को आपने एप्लीकेशन नहीं देनी कमिश्नर एफबीआर में बैठा होता है एप्लीकेशन का मतलब होता है हो सकता है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे जैसे पुराना ज़माना होता था अम्मी अबू कहते थे बेटा पूछ के जाना आजकल ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं मार्केट में अम्मी अबू कह रहे होते हैं बेटा बता के चले जाया करो चलो पूछो ना अभी ये बता दो जरा किधर जा रहे हो ऐसे हालात आपके इलाके में तो नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में भी नहीं है हम भी पूछ के जाते हैं अच्छा तो एप्लीकेशन और नोटिस में फ़र्क है एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि पूछें जैसे टैक्स क्लियर था नॉर्मल से स्पेशल होते इजाज़त मिले हो सकता है ना मिले लेकिन इधर इजाज़त नहीं लेनी आपने इधर आपके पास जब ये छूट अवेलेबल है तो फिर बताना है कि मैं ये छूट अवेल कर रहा हूं लेकिन अगर आपने बताया नहीं कमिश्नर को मैं छूट अवेल कर रहा हूं तो ये फिर छूट अवेल नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये छूट जाएगी आपसे तो छूट अवेल करने के लिए रिलैक्सेशन अवेल करने के लिए व्हाट इज द कंडीशन यू हैव टू इन्फॉर्म द कमिश्नर इन राइटिंग द बंदा में बाय नोटिस इन राइटिंग टू द चूज कर ले इलेक्ट कर ले चूज कर ले the interest to be taxed at the rate that was लगता अगर इंटरेस्ट was मिलता इन द ईयर जिस साल से वो लेट कर रहा था अगर उसमें मिलता तो क्या लगता तो वो लगा लो तो वो तातूती क्या है वो तातूती 40% है फिर आपके पास एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है अब पढ़ लें 35 दफा 0.48 को फिर कंपाउंड होगा फिर वो हर साल का डिफरेंट होगा अगर इस तरह हो रहा है तो वैसे वो ही होता है मैंने समझने के लिए सिर्फ इस तरह करवाया हाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है अभी तक तो नहीं है
0.4 पढ़ें। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर, इकट्ठा मिला, बकाया आजाद पुराने, और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट, बनिस्बत उस रेट के जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो, तो फिर क्या करें? दो बंदों में फिर वो बंदा क्या करेगा? द बंदा में बाय नोटिस इन राइटिंग टू चूज द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड एट द रेट दैट वाज एप्लीकेबल, जो लगना था अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उसी साल जिस साल से वो रिलेट करते हैं। एक दफा और पढ़ लें साथ वाले, जरा उर्दू में तर्जुमा बता दें। वेयर, जब कभी, एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर करें ना, जरा उसको बाजू से पकड़ के इधर अपने पास करें, या दूर दूर बैठा हुआ है। नहीं बता रहे साथ वाले को, शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूं साथ वाले को बताएं, मुंह करें उसकी तरफ, चलें बताएं, किसी को अकेला ना छोड़ें, जल्दी करें। आप बताएं ना उनको, बताएं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, बताएं उनको। इधर हो गया, हद होती है भाई, इधर बताओ ना इसको, उसको बताओ पीछे, आप इसको बताओ, उंगली रख के। जल्दी करें भाई, जो साथ वाले को बताया अल्लाह उसको पास करे, जल्दी समझाएं उसको। चलो जल्दी बताएं। जी अगली दफा देख लें। जब कभी इंटरेस्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वाला किसी बंदे को दे दिया जाए पुराने सालों का इकट्ठा, और उसकी वजह से बंदे को ये तकलीफ हो कि उस पर ज्यादा रेट लग रहा है, बिल मुकाबिल देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उन सालों में जिन सालों से वो, तो दबंदा में, ये कैप मुंह में रख के क्यों बॉल पॉइंट खोलते हो? दबंदा में बाय नोटिस इन राइटिंग टू इलेक्ट कर लेगा इंटरेस्ट पे टैक्स लगाना एट द रेट दैट वाज लगता अगर द इंटरेस्ट वाज दे दिया जाता टू द बंदा इन द ईयर टू विच इट, जिस साल से वो रिलेट। अच्छा जी, ये कौन सा साल था? 2025। अच्छा मोहतरम,
30/25 की टैक्स कैलकुलेशन आपने गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है 30 सितंबर तक। तो पाकिस्तान में ये रूल है कि जिस बंदे का ईयर एंड है 30 जून, वो गवर्नमेंट को अपनी टैक्स कैलकुलेशन कब तक जमा करवाएगा? 30 सितंबर 25 तक। तो जिस बंदे का भी पाकिस्तान में टैक्स ईयर है 30 जून 25, वो गवर्नमेंट को अपनी टैक्स कैलकुलेशन कब जमा करवाएगा? 30/9/25। अब 30/9/25 इट इज द, अभी सबर, इट इज द डेट by which taxpayer should file a return to FBR। रिटर्न क्या होती है? टैक्स कैलकुलेशन टू FBR। अच्छा, अगला फिक्रा जरा पढ़े, क्या लिखा है? shall be made by the, it is also the date। और पहले पढ़ लो, समझ लो, नोट करन दैट what I'm trying to say, please understand it first, then I will give you the time to write it down। It is also the date by which, it is also the date by which, ये नोट इनको पहले कर लें, फिर मैं बाद में समझ, पहले समझ लें फिर नोट। It is also the date by which taxpayer should give notice to commissioner that my uncle, sorry, give notice to commissioner that I want to interest to be taxed at the, did I want second option? Did I want interest to be taxed at rate that was applicable if, अगर interest was paid in previous years, अगर इंटरेस्ट पिछले सालों में ही दे दिया जाता है, if the interest was paid in previous years। ठीक है, चलें, जब नोट कर लें, कोई लफ्ज़ अगर आपको समझना है तो साथ वाले से ना पूछिएगा, उसको भी नहीं समझ रहा होगा। पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ, खड़े हो जाओ, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो साथ साथ, पढ़ रहे हो साथ साथ, ओ पुत्र पढ़े हैं नाल नाल, पढ़ रहे हो साथ साथ। सुनो, जो मर्जी सुनूंगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या डाला है? मोबाइल यहाँ पे डाला है, क्यों क्यों नहीं पढ़े? अच्छे वाले बंदे हो, पढ़ना शुरू। सच ही बताओ। हाँ भाई,
फ्रेश हो जाता है जरा बंदा। पता नहीं घर में कैसे 10-10 मिनट गुजारते हैं। हर 10 मिनट में एक दफ़ा हाजिरी देनी होती है ना। मोबाइल आपको यूज़ करें, आप मोबाइल को यूज़ करें, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फुली डिप्रिशिएट कर दिया, आपको इम्पेयर किया अभी, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, पाकिस्तान में रिवोल्यूशन लॉस, पाकिस्तान में जिस बंदे ने टैक्स कैलकुलेशन जमा करवानी है, क्या वो पानी में छलांग मारता है या 30 सितंबर को गवर्नमेंट के पास जाता है? वो 30 सितंबर को गवर्नमेंट के पास जाता है या 30 सितंबर तक गवर्नमेंट के पास जाता है? तो पाकिस्तान में आमदन के गोशवारे जमा कर, आमदन के गोशवारे को इंग्लिश में कहते हैं ना रिटर्न। रिटर्न वो सफा होता है जिसपे आप क्या जमा करवाते हैं गवर्नमेंट को? टैक्स कैलकुलेशन। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स कैलकुलेशन जमा करवाने की तारीख बताएं क्या है? 30 सितंबर तक हमने जाके गवर्नमेंट को क्या जमा करवानी है? It is the date by which taxpayer should file a return to FBR. It is also the date by which taxpayer should give notice to the commissioner that I want interest, that I want interest to be taxed at the rate that was, if interest was paid in, मुझे प्रीवियस ईयर्स का रेट लगवा दो। तो छोटी सी बात लिख लें, अगर 30 सितंबर 25 तक हमने कमिश्नर को बता दिया तो फिर हम 4-4 मिलियन को 3 सालों में डाल सकते हैं। अगर 30 सितंबर 25 तक हमने कमिश्नर को नोटिस दे दिया, अगर 30 सितंबर 25 तक हमने कमिश्नर को नोटिस दे दिया हमने कमिश्नर को नोटिस दे दिया तो हम 4-4 मिलियन को ओ बोले 3 सालों में डाल सकते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पे आप आए और साथ वाला अपनी ही तस्वीरें अपने ही मोबाइल में ऐसे करके देख रहा हुआ, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके, तो उससे बस कहिएगा छोड़, यानी कि इनका मुंह बड़ा है, तो छੱਡ दे यार, तेरी मेहरबानी है। ये बीमारी है, ये तो घरों में लोग पता नहीं फिल्टर पे क्या क्या लगाते हैं, ऐप्स आई हुई है पता नहीं करके, बीमारी है और कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में। ओके, तो इधर ही रही, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। एन इलेक्शन का क्या मतलब है? जनरल रूल या रिलैक्सेशन की बात कर रहा है? इलेक्ट क्या किया था? मेन चीज इलेक्ट की थी या इलेक्ट से क्या मुराद है? ऊपर वाली नीचे वाली बात, जनरल रूल या ऑप्शन की बात? इलेक्ट तो उसको किया था ना, बोले इलेक्ट तो उसको किया था ना, बोले वो टेढ़ा करके बोलेंगे तो सादा बोले, इलेक्ट तो उसको किया था ना, था ना। एन इलेक्शन एज अबव, इलेक्शन का क्या मतलब है? यानी हमने 12 को 12 को कितना किया था? 4. एन इलेक्शन एज अबव शेल बी मेड, तू इलेक्ट कर ले, कब तक कर लूं? बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। बताएं जी, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द पर्सन्स रिटर्न क्या है? पाकिस्तान में जून के बाद कितने महीने मिलते हैं बंदे को रिटर्न जमा करवाने के लिए? The election as above shall be made by the due date for furnishing the return for the year in which, रिलैक्स क्यों कर रहे हो? You're in class, नींद नहीं आई रात को, सोया करो बेटा। An election as above shall be made, बोले by the, for furnishing the person's return for the year, किस साल की रिटर्न?
और इट क्या है? इंटरेस्ट. इन विच इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड. द कॉमी. बोले द कॉमी मे अलाउ एन एक्सटेंशन. यानी वो क्या इजाजत दे देगा आपको कि अगर आप अगर आप 30 सितंबर तक अपना ये नोटिस मुझे नहीं दे सकते तो बाद में भी आके दे दो. यानी 30 सितंबर से आगे अगर छूट लेनी है तो किससे इजाजत मांगेंगे? कौमी से. अपनी मादरी जुबान में बोलो ना. अगर 30 सितंबर तक जो है वो नोटिस नहीं दे सकते तो बाद में भी आके दे सकते हैं अगर कमिश्नर इजाजत दे दे. जल्दी आओ ना. ये तो नहीं पठान. अगर सर पश्तो भूल गई. थोड़ी याद कर. अम्मी बोलती थी नहीं बचपन में. बोल. 30 सितंबर सॉरी सर. अगर 30 सितंबर तक तुम चलो छोड़ो परे. अगर 30 सितंबर तक तुम नहीं आ सकते तो मेरे से इजाजत लेके बाद में भी आ जाना. इसकी पश्तो बोलो. 30 सितंबर पूरी तरह आने ली नो जमाने इजाजत वाले तो रुस्तम रहते. जमाने इजाजत क्या मतलब? मतलब मेरे से इजाजत ले तो होना आ गई है पश्तो. कमिश्नर में अलाउ एन एक्सटेंशन का मतलब लिखें. कमिश्नर से इजाजत लेके 30 सितंबर के बाद भी आ सकते हैं. कमिश्नर से इजाजत लेके 30 सितंबर के बाद भी आ सकते हैं. जिपें बंद है सारी. जिपें बंद है सारी. कमिश्नर से इजाजत लेके 30 सितंबर के बाद भी आ सकते हैं. ओके चलें आगे. ये आपका हाइलाइटर. ओके पॉइंट नंबर 5 पढ़ें. दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई. ये सेक्शन नहीं लगेगा टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ. ये सेक्शन उस इनकम पे नहीं लगेगा जो इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में चली गई. मतलब बोलो पश्तो में. द सेक्शन करीब आया करना. द सेक्शन बनलेगी कचरता इनकम बल हेड क्यों ऊपर इसका. बल हेड क्या मतलब? मतलब दूसरी हेड में. This section shall not apply to any income that is chargeable under bull head of income. ठीक है. जो इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में चली जाएगी मतलब जो घर का किराया होगा उस पे कौन सा चैप्टर लगेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. और जो सैलरी होगी उस पे कौन सा चैप्टर लगेगा? यानी जो इनकम किसी और हेड में चली गई उस पे. और जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में चली गई उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा. फाइनल रिजीम में जैसे डिविडेंड इनकम जाती है और इनकम जाती हैं तो उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा. चलिए अगला सवाल निकाल लें. पॉइंट 2 काट दें. हाँ ये नहीं है, काट दें इसको. कैच इट. सेक्शन 40. अब हम पढ़ने लगे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है. इसके लिए बॉल पॉइंट को थोड़ा सा होंठों से दूर रखना पड़ेगा. डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालते हुए कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है. इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम a deduction shall be allowed for any expense paid by the person. जोर किस पे है? any paid.
कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाजत है। ये सेक्शन 15A जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर, उसकी तरह ये सेक्शन कंजूस मक्खी चूस नहीं है। वो सेक्शन बहुत कंजूस मक्खी चूस था। वो कहता था ये खर्चा माइनस होगा, ये और ये बस। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि कोई भी खर्चा आप कर लो आपको माइनस करने की, तो जोर किस पे है? कोई भी खर्चा। कोई भी खर्चा माइनस करने की जाता है, गोभी खर्चा नहीं, कोई भी खर्चा। उर्दू लिखते रहा करें, वरना दुकान को लोग ऐसे लिख रहे होते हैं, दो कान, कुछ को समझ भी नहीं ना आई। दुकान में वो होता है इनकम। कितने लोगों को आज पता चला भाव नहीं होता इनकम, इन कंप्यूटिंग द इनकम। कुछ दुकानों पे तो लिखा भी होता है सुबह को नाश्ता, तो शाम को भी होता है नाश्ता, खाली नाश्ता लिख दें काफी है। इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम a deduction shall be allowed for any expense paid by the बंदा। अगर जोर किस पे? एनी पे। अगर द खर्चा इज पेड इन डिराइविंग इनकम, साबित करना पड़ेगा ये खर्चा किसके लिए किया आपने? इनकम कमाने के लिए किया। अगर ये खर्चा आपने इनकम कमाने के लिए किया तो आपको माइनस करने की इजाजत है, वरना आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो समझा, शीशा है तेरे ऊपर आ गिरेगा। However, no deduction will be allowed for an expenditure of, लेकिन फिक्स्ड एसेट का खर्चा इस चैप्टर में माइनस करने की इजाजत। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। अंजुम लिखो, रशीद लिखो, इधर लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के आगे फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल नेचर के आगे फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट का खर्चा यहां माइनस करने की इजाजत नहीं है। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का कब होता है? जब इसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। तो इस चैप्टर में वो कहता है मैं आपको खर्चे माइनस करने दूंगा, लेकिन अगर खर्चा कैपिटल नेचर का है तो मैं माइनस करने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया, आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया, तो फिर मैं आपको खर्चा माइनस करने दूंगा। फिर आप बिल्डिंग को डेप्रीशिएट कर लेना, फिर आप प्लांट को भी डेप्रीशिएट कर लेना, कोई मसला नहीं। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, अगर कोई बंदा बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे देना तो फॉलोइंग शेल बी अलाउड। फिर ये माइनस करने की इजाजत है। अ डिडक्शन फॉर डेप्री, फिर आपको डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि आपकी, अगर आपने बिल्डिंग को प्लांट और मशीन के साथ किराए पे दे दिया तो आपकी बिल्डिंग भी वैल्यू लूज कर रही है और प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यू लूज कर रहा है। A person receiving income from building together with shall be allowed a deduction for the depreciation of any plant and machinery or building, and an initial allowance for any plant or, और प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस भी माइनस करने की इजाजत है। तो इनिशियल अलाउंस आप पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, जब हम बिजनेस के चैप्टर में ये दोनों सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 22 और 23। तो इनिशियल अलाउंस का हम आपको मतलब बताएंगे। ये डेप्रिसिएशन की सिस्टर है, सुतेली नहीं सगी, ये डेप्रिसिएशन की सिस्टर है, यानी डेप्रिसिएशन का एक और नाम है इनिशियल अलाउंस। अभी आप इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन में मेरे से फर्क ना पूछिएगा,
वरना हमें सेक्शन 22 और 23 खोल के फर्क दिखाना पड़ेगा। लिख लिया? इनिशियल लिखिए। इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की बहन है क्या? सगी बहन लिख लें, जो मर्जी लिख लें, कीमती चीजें नहीं बैग में, बिरयानी तो नहीं पड़ी है? क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो तो a person receiving income from lease of building together with shall be allowed a deduction for the depreciation and deduction for initial allowance for any plant or machinery used. इनएडमिसिबल डिडक्शन से पहले ये डब्बे में आ जाएं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक। आपका दोस्त 3-4 में एक, लाखों में एक ना कहा करें, वो ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर एक बंदा कमा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे हमारे कॉलेज वाले कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, कारोबार कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कमा रहा है इनकम फ्रॉम, तो डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। जैसे रिपेयर हो गई, सैलरीज हो गई, डे टू डे के खर्चे हैं, ये माइनस करने की इजाजत है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस करने की इजाजत है। यानी अगर कॉलेज वाले बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। जनरेटर वगैरह खरीदते हैं, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा है, तो उसको डे टू डे के खर्चे तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये हमने 40 के 1 में पढ़ा है। लेकिन 40 के 3 में रिलैक्सेशन है। अगर आप अदर सोर्स कमा रहे हो 39(1)(f) वाली, अगर आप अदर सोर्स कमा रहे हो 39(1) के F वाली, 39 के 1 के F वाली, यानी बिल्डिंग को आपने किराए पे दिया हो टुगेदर विद प्लांट एंड, अगर आप ये इनकम कमा रहे हो तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। फिर आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। अब रूल सुन लें। आप इनमें से कोई भी इनकम कमा रहे हो तो आपको डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। आप इनमें से कोई भी इनकम कमा रहे हो तो आपको डे टू डे के खर्चे माइनस करने की, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी इनकम कमा रहे हो तो आपको फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, सिवाय अगर आप बिल्डिंग को प्लांट एंड साथ किराए पे दे दो, तो फिर आपको इसके लिए जो बिल्डिंग और मशीन यूज होती है एज अ फिक्स्ड एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर इनके अलावा आपको इनकम कमा रहे हो, ये वाली अगले वाली इनकम कमा रहे हो, तो आमतौर पे ये इनकम्स हैं ही ऐसी कि इनमें फिक्स एसेट यूज ही नहीं होते नॉर्मली, तो हो भी रहे हो तो उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? तो अब इस डब्बे को देख लें जरा, हार्ट के साथ लगा लें, अपने दिल के साथ। थोड़ा बॉल में नीचे करो। नहीं समझ आई? नहीं समझ में नहीं समझ में, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे थे? मैं वो ऊपर वाले तो मोहतरम, हम कहना आपसे ये चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हर हाल में माइनस, हम कहना आपसे ये चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हर हाल में माइनस करने की इजाजत तो थी, लेकिन अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत, लेकिन अगर आप अदर सोर्स में ये वाली इनकम कमा रहे हैं, नोट करें,
बिल्डिंग को प्लांट एंड, तो फिर आपको क्या माइनस करने की जरूरत है? डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। ओके, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, रेट्स क्या होंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस साल कैसे डिप्रिशिएट करेंगे, वक्त आने दें, वक्त सब कुछ बताएगा। अंजुम, समझ आया तुम्हें? कल शो करते तुम। अच्छा, क्या नाम है आपका? नईम भाई। साथ वाले को कहा, शुरू में इसके नाम के साथ बोला करें भाई और आखिर में बोला करें साहब, उसको रिस्पेक्ट दिया करें। साथ वाले को बुलाएं भाई नईम साहब, बुलाएं इनको भाई नईम साहब। बहन नजमा साहिबा, रिस्पेक्ट दिया करें उसको। ये जो कहते हैं ना ओए तुम तू, ये डिक्शनरी से खत्म करें अपनी। You are listening to me? Are you sure you are listening to me? ओके, पॉइंट 4 और 5 का मतलब मुझे बता दें। ये आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी पढ़ा है। Any expense which is allowed as under another head will again not be allowed under this head. कंधे को ऐसे करें, बड़ी बात बताई। जैसे जैसे कंधा नीचे लाना है वैसे वैसे बोलना है। ऊपर करके बोलें बड़ी बात बताई, ट्राई करें जरा, ऊपर ले जाएं, छोड़ें, बड़ी बात बताई। तो जाहिरी सी बात है कि अगर एक खर्चा जो अलाउ हो गया है किसी अदर हेड में, तो वो दोबारा इस हेड में माइनस, यानी अगर आपने अपने प्रॉपर्टी की कोई इंश्योरेंस करवाई तो वो इनकम प्रॉपर्टी में माइनस हो जाएगा, वो दोबारा इधर आके तो माइनस। तो किसी और हेड के खर्चे किसी और हेड में माइनस नहीं होंगे, लिख लें, किसी और हेड के खर्चे यहां माइनस नहीं होंगे, किसी और हेड के खर्चे यहां माइनस नहीं होंगे। ओके, पॉइंट 5 भी पढ़ा था हमने, इसका मतलब बताएं क्या था? लिखें, उर्दू में लिखें। नहीं, ये बात बड़ी बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लिखें, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। उस जैसा खर्चा अगर हम अदर सोर्स में कर लें तो यहां भी माइनस नहीं कर सकते, तो यहां भी नहीं कर सकते। उस जैसा खर्चा अगर हम अदर सोर्स में कर लें तो यहां भी माइनस नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल गिवन, फाइन टू गवर्नमेंट. Okay. The expenses which are not allowed as deduction under that income from, वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है, will never be allowed as deduction under that income from. अगर उस तरह का खर्चा आपने अदर सोर्स में किया तो भी माइनस करने की इजाजत. मिसाल के तौर पे अदर सोर्स कमाने के लिए आपने गवर्नमेंट को फाइन पे किया तो ये माइनस करने की इजाजत नहीं. क्लियर? ओके, अगले पेज पे आए. भाई कल उसको कहना कैपिटल गेन की कॉपीज ले आए, शुरू करें कल कैपिटल गेन. अच्छा जी, इंटरेस्ट देख लो, सफे आगे तक देख लो कितने सफे हैं चैप्टर के. अभी ये सफा खोलें, बस खत्म करें बात. इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट को कहते हैं इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम जो है, लकीली ये डायग्राम तो आपके पास है. इंटरेस्ट इनकम अगर कभी कोई इंडिविजुअल कमाए या एओपी कमाए, यानी इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट कमाया या एओपी ने इंटरेस्ट कमाया फ्रॉम बैंक, यानी बैंक में पैसा उसने रखवाया, बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया. बैंक में 100 रुपया रखवाया, बैंक ने उसको 110 वापस किया. इंटरेस्ट इनकम इज अर्न्ड बाय इंडिविजुअल और एओपी फ्रॉम अ बैंक या फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम या डिफेंस सेविंग स्कीम. वो जो पढ़ा था वो अलग था, उसका इससे ताल्लुक नहीं, वो मैं कल फर्क बताऊंगा दोनों में. उसको इससे मिक्स ना कीजिएगा घर में जाके. मेन बात ये है, वो कोई इतनी जरूरी चीज नहीं थी जो हमने पढ़ी थी. मेन अब ये है न्यूमेरिकल्स के लिए, इंटरेस्ट इनकम जो इंडिविजुअल या एओपी कमाएंगे बैंक में पैसे रख के या नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे रख के या डिफेंस सेविंग स्कीम में पैसे रख के, अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से कम हुआ तो फिर इंटरेस्ट इनकम आपकी फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी. और कुछ केसेस में रेट होगा 15%, कुछ केसेस में रेट होगा 20%. और अगर एक इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट कमाया, बैंक में पैसे रखा, एक इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट कमाया बैंक में पैसे रखवाकर या यहां पैसे रखवाकर, और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, तो फिर तुम नॉर्मल टेबल में आ जाओ. नॉर्मल टेबल में 45% तक भी रेट है. तो लॉजिक पे याद रखें, अगर कम इंटरेस्ट कमाया तो 15% रेट, और अगर ज्यादा इंटरेस्ट कमाया तो नॉर्मल रिजीम. नॉर्मल रिजीम का क्या मतलब है? बस टेबल 1, 2 जो है वो लगेगा फिर आपको पेंडिंग ऑन. नहीं, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं होगी, ये प्योरली इंटरेस्ट की अमाउंट है. बहरहाल इसके न्यूमेरिकल हमने नहीं करने, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम चैप्टर 18 है हमारी किताब में, तो उसमें डिटेल में इन सब के न्यूमेरिकल्स भी होंगे. तो इफ इंटरेस्ट इनकम इज थोड़ी थोड़ी तो रेट, और अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से, फिर कौन सा टेबल लगेगा? नॉर्मल. और अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट नहीं कमाया, यानी आपने जालिमाना तरीके से किसी दोस्त को लोन देके उससे इंटरेस्ट कमाया, तो फिर तो ये कहां जाएगा? फिर फाइनल. लोन एग्रीमेंट का क्या मतलब है? इन 3 के अलावा किसी से आपने इंटरेस्ट कमाया. तो अगर 3 के अलावा आपने किसी को लोन दिया और इंटरेस्ट कमाया, तो फिर डन. तो जब इन 3 से इंटरेस्ट कमाया करेंगे तो कहां जाया करेगा? ज्यादा लोन होने की सूरत में, ज्यादा इंटरेस्ट होने की सूरत में 10 नॉर्मल रिजीम,
और अगर कम होगा यानी 5 मिलियन से कम होगा, ये साल में हुआ करेगा ना, साल में। तो और अगर आपने बैंक में पैसा नहीं रखवाया, किसी दोस्त को पैसा दिया और फिर उससे इंटरेस्ट लिया, तो ये कौन सी इनकम होगी आपकी, और किस में जाएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। पढ़े जी। अ टैक्स लगाया जाएगा ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड, हर इंडिविजुअल एओपी पे टैक्स लगाया जाएगा जो रिसीव करे क्या, इंटरेस्ट इनकम, जो रिसीव क्या करे, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट इनकम। किससे, फ्रॉम अ प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से क्या मुराद है, बैंक, गवर्नमेंट या, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। द टैक्स कितना लगाया जाएगा, द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू दी, यानी खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत। और ये टैक्स किस पे लगेगा, जो इंटरेस्ट इनकम मिला है उसकी ग्रॉस अमाउंट। ये सेक्शन नहीं लगेगा टू इंटरेस्ट इनकम जब इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा हो, तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, यानी 15 ये रेट नहीं लगेंगे, फिर अलग होगा, फिर वो नॉर्मल रेजिम में जाएगा। अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा है तो ये सेक्शन, अच्छा ये सेक्शन ना यहां लग रहा है, असल में ये सेक्शन है, सेक्शन का नंबर क्या है, 7B। सेक्शन जहां लग रहा है, क्योंकि प्रेस्क्राइब रेट होता है अलग रेट वाला ये सेक्शन है, तो यहां ये सेक्शन नहीं लग रहा, 7B नहीं लग रहा। समझ आ गई बात, तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई हियर। व्हाट डज दिस सेक्शन से, ये सेक्शन कहता क्या है कि इंटरेस्ट लगाओ 15% या 20% पे। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई, क्या मतलब है, इधर आ जाओ, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई का मतलब है, इधर आ जाओ। तो मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें सेक्शन 7B में ही है, ये मैं कहने का मतलब नहीं है। मतलब ये कि ये सेक्शन 7B में है और इन दोनों पर ये सेक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि ये किस में जा रहे हैं, नॉर्मल रेजिम में। नॉर्मल रेजिम का मतलब होता है टेबल 1 और 2 वाले रेट लगेंगे। दिस सेक्शन शैल नेवर अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम दैट इज मोर देन, और अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट माफ कर दिया हुआ, मोबाइल देख लो, अगर गवर्नमेंट ने कोई सिरे से इंटरेस्ट माफ कर दिया हुआ है तो उस पर भी ये सेक्शन, वो तो हमने डायग्राम में नहीं बनाया, वो तो सादा सी बात थी। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया फलां कंपनी से आपको फलां जगह से, कंपनी बैठ गई, फलां जगह से आपको इंटरेस्ट इनकम मिली, तो वो इंटरेस्ट इनकम माफ है, तो बस फिर वो माफ है, फिर उस पर 15% नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कभी कभी छूट दे देती होती है, रिलैक्सेशन दे देती होती है, गोडा थल्ले करो, अच्छा ऊपर कर ले दोबारा, रिलैक्स होकर बैठो, बस लेट के क्लास लिया करो, लेकिन लिया करो क्लास। विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं यानी बैंक वगैरह जो आपका टैक्स काटेंगे, बैंक्स एटसेट्रा, या गवर्नमेंट, अगर आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखवाए हुए हैं, बैंक से गवर्नमेंट काटती भी है, आपको पता है। वो बोले बैंक भी काटते हैं, बैंक के पास से ध्यान से खुद रखने, और गवर्नमेंट भी काटती है। क्या काटती है, अच्छा टैक्स का, सॉरी मैं पता नहीं किधर चला गया। विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं बैंक से गवर्नमेंट, कातो बैंक को और गवर्नमेंट को हुकूमत कह रही है कातो, क्या कातो, ऑन ग्रॉस अमाउंट एट 20%। अगर बैंक 20% काटेगा, और अगर कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिसे डिफेंस वगैरह में कहेंगे, तो वो कितने % काटेंगे। मतलब बात का क्या होगा कि अगर किसी बंदे को 1 मिलियन मिलना है तो वो 1 मिलियन मिलेगा, या 1 मिलियन पे बैंक 15% काट के देगा। अगर 1000 रुपया मिलना है तो 1000 रुपया मिलेगा, या 150 काट के मिलेगा, तो कितना बच जाएगा, 850।
तो बोले काटने वाले काटेंगे, बोले जरा ऊंची ऊंची घर में जाके बोलने, काटने वाले काटेंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। और फिर आहिस्ता आवाज में कहना है 15% काटेगा बैंक, वो घर वालों को ना सुनाई दे, वो ऊंची ऊंची बोलना है मोहल्ले में, काटने वाले काटेंगे। और कुछ, और किसी ने कुछ कहना जाते हो मुझे पर्ची पर लिख के दे दे। अच्छा, कुछ लोगों का ना फीडबैक होता है, वो ऐसी सेशन के एंड तक रोक के रखा होता है, जो जो फीडबैक हुआ करे वो जूम मीटिंग में ऑनलाइन वाले दे दिया करें, और आप लोग पर्ची पे लिख के दे दिया करें, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। इफ इंटरेस्ट इनकम एक्सीड 5 मिलियन, इफ इंटरेस्ट इनकम एक्सीड 5 मिलियन, अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा हो, it would be taxable under नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, फिर ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होगी अंजाम, फिर ये कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। किससे टैक्स लगेगा? इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, और अगर इंटरेस्ट कैसे मिला आपको, then it is taxable under, then it is taxable under, then it is taxable under normal tax regime. In case of individual European company as well, हमने कंपनी यहां तो नहीं लिखा, तो कहते हैं कंपनी के केस में भी नॉर्मल regime है। बहरहाल कंपनी के न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में नहीं। अंडर दैट इनकम फ्रॉम, कहते हैं वैसे एक बात बता दूं, कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम हमेशा ही नॉर्मल होती है। वैसे एक बात बता दूं, कंपनीज के तो न्यूमेरिकल है नहीं, इसलिए बस थ्योरी के तक याद कर लें। कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन ऊपर नीचे वाला कोई चक्कर ही नहीं है। कंपनी अगर इंटरेस्ट इनकम कमाए, कंपनी पीटीसीएल कहीं पैसे रखवा दे कंपनी, तो उसके लिए नॉर्मल regime ही है। ये बहबूद सर्टिफिकेट्स ना गवर्नमेंट कुछ खास लोगों को देती है, इसके लिए फिर इंटरेस्ट रेट है कम से कम 5%। इसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना है? कम से कम 5%, मिनिमम कम से कम 5% है। ये कम से कम ना एक मैक्सिमम लिखा हुआ है, ओके, करीब से देखना चाहिए। इनके लिए ज्यादा से ज्यादा रेट कितने परसेंट है? उससे ज्यादा टैक्स नहीं देंगे। तो इसको कभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, फिर ये बदला बात समझ आएगी। तो इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ये खास लोगों को गवर्नमेंट देती है जो पेंशन वाले होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे हैं घर बैठ के, अगर उन्होंने अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5%। A tax shall be imposed on every individual, रिवाइज करें, who receives interest income from a bank. The tax computed shall be applied by using the gross amount on profit on debt. This section shall not apply to interest income that exceed 5 million. फिर उन पे क्या लगेगा? पॉइंट बी कहते हैं, वो मैं बताता हूं। फिर उन पे ये लगेगा, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर वो क्या कहां गिरेंगे? नॉर्मल टैक्स। बैंक वगैरह 20% और 15% टैक्स काटेंगे। अगर इंटरेस्ट लोन एग्रीमेंट के जरिए है तो हमेशा कहां जाएगा? नॉर्मल रिजीम। और बहबूद सर्टिफिकेट्स का मैक्सिमम रेट क्या है? और कंपनीज क्या करेंगी? और नॉर्मल रिजीम में गिरेगा ये किस में गिरेगा? नॉर्मल रिजीम में अलग रेट है, ये कभी बात करेंगे इस पे, बस याद करने की हद तक याद रख लें बस। मैक्सिमम रेट बहबूद सर्टिफिकेट्स का 5%, और किस में गिरेगा? नॉर्मल रिजीम। और कंपनीज के लिए रेट क्या है? नॉर्मल रिजीम वाला। चलें जी, इनकम प्रॉपर्टी का ये न्यूमेरिकल करें, 2-3 मिनट में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 8। पॉज कर दो वीडियो 2-3 मिनट के लिए, ये कर लें। चलो भाई करो शुरू। टी आबासा एसोसिएट्स
विच इज, उसने एक बिल्डिंग दे दी है किराए पे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, सॉरी इज अवेलेबल। किराएदारों से किराया कितना लिया है? 23 लाख रुपए। किराएदारों से किराया लिया 23 लाख रुपए। डेप्रीसिएशन तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि इसकी जगह रिपेयर अलाउंस एक चीज है, वो माइनस करने की इजाजत है। शायद आपको पता हो कि जिस तरह लास्ट टाइम कायदे आजम, अच्छा सॉरी, शायद आपको पता हो कि हमने पढ़ा है अभी कि डेप्रिसिएशंस माइनस करने की इजाजत है, लेकिन बड़ी गिनी चुनी जगहों पे। सेक्शन 15A जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के चैप्टर में, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, बल्कि लिखा हुआ था रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, बैड डेट, रेंट कलेक्शन चार्जेस, गिनी चुनी चीजें माइनस करने की इजाजत है, सारी तो माइनस करने की इजाजत भी नहीं है। तो इस बेस के ऊपर याद रखिएगा कभी भी कि डेप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो करें हाँ। जिंदगी में ऐसे नहीं करना किसी को, कोई बंदा के इधर आओ आपके हाँ। लेकिन ये सवाल है, सवाल के साथ थोड़ा सा करें हाँ। तो जिस फिगर को इग्नोर करना होगा उससे हम क्या कहा करेंगे, थोड़ा सा मूवी लाइन राइट पे हिलाते हैं इसमें हाँ। ये ना हिल जाए ध्यान से। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स से खर्चा है, ये माइनस करने की इजाजत है, प्रॉपर्टी टैक्स से नॉर्मल खर्चा। म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस भी माइनस करने की इजाजत है, बस इनकम टैक्स एक ऐसा खर्चा है जो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। इनकम टैक्स तो वैसे भी हमने एंड पे निकालना होता है जब सवाल खत्म हो जाए, तो टैक्सेस वगैरह जो आप गवर्नमेंट को पे करें वो माइनस करने की इजाजत है। लेकिन उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बड़ी भयानक चीज है, आज नई चीज है सवाल में, एग्रीमेंट विद द किराएदार में लिखा हुआ है डेट किराएदार शुड पे दिस टैक्स। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? किराएदार विल पे दिस टैक्स, दिस टैक्स विल नॉट बी पेड बाय कॉलेज वाले ये टैक्स पे नहीं करेंगे, सॉरी वो क्या कहते हैं बिजनेस का ओनर, वो प्रॉपर्टी का ओनर ये टैक्स पे नहीं करेगा, बल्कि कौन पे करेगा? किराएदार पे करेगा। अच्छा आपसे वैसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, आप आ रहे थे कॉलेज में, तो कॉलेज में आते हुए आपको पता चला कि प्रिंसिपल साहब सिक्योरिटी गार्ड को 30,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने अपनी जेब में 30,000 डाला हुआ था, तो इन्होंने एंट्री करनी थी एक्सपेंस डेबिट, कॉलेज का कैश क्रेडिट, ये एंट्री होती है ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आपने प्रिंसिपल साहब को कहा नहीं 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 सर इस महीने मेरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह, बात अजीब सी है लेकिन एब्जॉर्ब करें। आपने कहा सर नहीं सर हर महीने आप देते हैं मेरी तरफ से सर इनको, सर सर बड़े हमारे सर आप रहने दें सर, आप रहने दें सर, इस महीने तनख्वाह इनको मेरी तरफ से। आप बताएं प्रिंसिपल साहब की जेब से कैश जाएगा, दफ्तर में आके खुश होंगे? ये एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस डेबिट, खुशी क्रेडिट। अगर कॉलेज का खर्चा आप पे कर दें अपनी जेब से, आप आ रहे थे रास्ते में आते हुए आपने एक साबुन खरीद लिया, आपने प्रिंसिपल साहब को कहा सर ये आप लोग खरीदते थे ये मेरी तरफ से, कॉलेज का खर्चा होना था, खर्चा डेबिट लेकिन खुशी क्रेडिट। तो जिंदगी में आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि कस्टमर बिजनेसमैन के खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। आप किसी दुकान के ऊपर ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, दालें खरीदने जाते हैं, उस दुकान के ऊपर एक बंदा काम करता है, तो आपने ओनर को कहा इस महीने तनख्वाह इसको ना देना, वो मैं दूंगा। तो वो दुकानदार एंट्री करेगा खर्चा डेबिट खुशी क्रेडिट। तो याद रखिएगा अगर कभी भी मालिके मकान तो खर्चे पे करता ही है, अगर मालिके मकान की बजाय किराएदार कह दे
सर इंश्योरेंस आपके घर की मेरी तरफ से, सर प्रॉपर्टी टैक्स मेरी तरफ से, सर लोन के ऊपर इंटरेस्ट मेरी तरफ से। अगर किराएदार ये कहने लग जाए तो फिर इस अमाउंट को डबल इंपैक्ट होगा, खर्चों में भी जाएगी और इनकम में भी जाएगी। देख लें अगर यकीन नहीं आ रहा तो आज लिखें एक चीज लिखवा दें। अंजम मत छेड़ा करो हमें। अच्छा लिखें, अगर कभी, लिखें अगर कभी किराएदार मालिक के मकान, ओनर लिख लें, मालिक के मकान नहीं लिखना था। अगर कभी किराएदार ओनर की जगह खर्चा पे कर दे तो उसको इनकम में भी लेके जाएंगे, एक्सपेंस में भी लेके जाएंगे, तो उसको इनकम में भी लेके जाएंगे, उसको एक्सपेंस में भी लेके जाएंगे। चलें जी, गल्ला नहीं करनी है। प्रॉपर्टी टैक्स तरतीब से चलें। अच्छा वो 23 लाख वो था, फिर 1 लाख ये था। इस 1 लाख में दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 1 लाख एक तरफ खर्चा है, भाई आपने टैक्स पे किया है, लेकिन वो टैक्स आपकी बजाय किसने पे कर दिया? तो बस सादा सी बात है, जब कभी मालिक मकान की बजाय कौन खर्चा पे कर दे तो आपने इसको इनकम में भी डालना है और एक्सपेंस में भी डालना है। रेंट में पड़ा है 6 लाख, 23 लाख में कितना पड़े? फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। रेंट में पड़ा है 6 लाख 3 सालों के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 1 जुलाई हमारे साल से। ये 6 लाख हमारे साल से शुरू हो रहे हैं। एबीसी कहती है एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करनी है। एक्रूअल अकाउंटिंग ये नहीं कहती कि जितने पैसे आए उसको इनकम में डालो। एक्रूअल अकाउंटिंग ये कहती है जितना अरसा घर किराए पे रहा उसको इनकम में डालो। और बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक्रूअल अकाउंटिंग ही यूज होगी। मिसाल के तौर पे आपको 14 महीने का किराया मिल गया, तो आप इनकम में कितने महीने का किराया डालेंगे? 12 महीने का। कितने महीने का एडवांस में मिला है आपको? 2 महीने। तो इसको तो आप अगले साल डालेंगे ना इनकम में। अब मुझे बताएं कि ये 6 लाख जो मुझे मिला है ये कितने सालों का है? क्या ये अगले 3 सालों का है या हमारा 1 साल डाल के 3 सालों का है? कैसे पता चला? कमेंसिंग फ्रॉम आवर ईयर। तो 23 लाख के साथ उसने बड़ा भयानक लफ्ज लिखा हुआ है, रिसीव। 23 लाख के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? रिसीव का मतलब है आया। हमें तो चाहिए कमाया। खुरक नहीं करनी, हमें तो चाहिए कमाया। आया चाहिए, कमाया चाहिए? कमाया चाहिए। कमाया का मतलब है कितना अरसा हमने घर किराए पे चढ़ाई रखा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मुझे किराया कितना आया? 23 लाख। इसमें से कितना अगले सालों का है? 4 लाख। एक्सेलेंट। एक तरीका ये, 6 लाख अगर 3 साल का है, देखिए ना वो एक लाइन लिख रहा है,
वो कह रहे 23 लाख आपको किराया है, और नीचे जाके कह रहे दिस इंक्लूड दिस इंक्लूड, इसमें पड़ा है 6 लाख। ये 6 लाख कहते हैं 3 सालों का है हमारा साल डाल के, तो हमारे साल का 2 लाख तो पड़ा रहने दें इसमें, और जिसका दिल नहीं चाह रहा इस तरह तो वो इस तरह कर ले। और 23 लाख में 6 लाख पड़ा है, तू जरा बाहर निकल, को नहीं मार, तू जरा बाहर निकल, अब बोल तू है क्या। उसने कहा मैं 6 लाख हूं, मैं 3 सालों का हूं, तुम्हारे साल और अगले 2 का, चल फिर 2 लाख अंदर आ जाओ। जो मर्जी आपको पसंद हो वैसे मर्जी कर लें, जैसे समझ आ रहा है। पहले तरीके से समझ आ रहा है, दूसरे से, बल्कि दोनों किस्म की पार्टियां मौजूद हैं, तो जैसे भी आपको समझ आ रहा है। मतलब मैं कहना, मतलब समझ आ गया, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 23 लाख टोटल रेंट है, उसमें पड़ा है कितने सालों का, 3 सालों का। कितना? पूरा 23 नहीं, 6। उस 6 में से फिर 2 हमारे साल का होगा, तो 4, तो या तो 4 माइनस कर दें, या पूरा 6 निकाल के 2 लाख डाल दें। जवाब बता दें। 19 लाख। नोट करें। ऐसे कर लें या वैसे कर लें, कान पकड़ने के कितने तरीके हैं? 2। हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं, कभी मौका दें हमें। कितना दूर रहते हो यहां से? कहाँ? जीएल रोड, कॉलेज और करीब हो गया तुम्हारे। अच्छा, ऐड एक और चीज भी है आज के सवाल में, म्यूनिसिपल टैक्स बोन बाय किराएदार। किराएदार ने बर्दाश्त किया कितना? ये वाला 1 लाख खर्चे की वजह से ऐड किया जा रहा है, या ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है इस वजह से ऐड किया जा रहा है? ब्रैकेट में कुछ, ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखा होगा तो ये ऐड करेंगे। नहीं, ब्रैकेट में जब ये लिखा होगा कि, तो फिर करेंगे। आज टोटल मारे कैलकुलेटर के बगैर 20 लाख। दैट्स अ नाइस गाय, व्हाट अ शॉट ऑफ द डे। ओके, 2 मिलियन। चलें जी, अब बाकी रिपेयर पूरा अलाउंस माइनस कर लें, लेस रिपेयर अलाउंस। इसका तो 1, इसका 1/5 ले लेना, एट 1/5 ऑफ 4 लाख। भाई दुनिया में इंफॉर्मेशन रखा करें। आजकल के बीफ कितने रुपए किलो है? 3500। भाई तो कितने ज्यादा हो गया। 1300 रुपये भाई कह रहे हैं हमारे इलाके में, 1600 हो गए। यार इनको बताओ भाई, सस्ता कह रहे हैं नहीं मिला। अच्छा, बकरा 1100 जवान में। हाँ, बकरा कितने रुपए किलो? 3000 रुपये भाई, जीनत से लेते हैं 3000 रुपया। और ये जो मुर्गी होती है जो खुद नहीं खड़ी हो पाती, 400। ब्रायलर खा खा के, शॉर्मे खा खा के क्या हाल हुआ है। और जो देसी होती है जरा इससे तगड़ी, जो 1-2 साल पली होती है, 1500 रुपये किलो, यानी कि वो बीफ के करीब पहुंची हुई है। चलें ठीक है जी, इन फिगर्स को हम सवाल में यूज नहीं करेंगे, इन फिगर्स को मिटा दें। आप बता दें कौन कौन से खर्चे हैं। डेप्सियन माइनस करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करें, कितना? 1 लाख। और म्यूनिसिपल टैक्स तो माइनस करना है ना, इसको खुशी में भी डालना है, खर्चे में भी डालना है। व्हाट इज द टोटल? 14 लाख। पुत्र की कर रहे हैं? मैं बंद कीते हैं, मैं लैपटॉप बंद कीते हैं। हाउ डेयर यू टू बंद कर, खोल। ओके
चलें जी, क्वेश्चन नंबर समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया तो साथ वाले को जायज कैश कर दीजिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9। रिक्शा लेने आ गया, ड्रामे कर रहे हैं मिस्टर अमीरुद्दीन। ऐसे सुस्त बंदे नहीं चाहिए हमें, एक्टिव बंदे चाहिए। मिस्टर अमीरुद्दीन हैज रिसेंटली अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड। ओ भाई आज लेट शुरू किया था 2 बजे, कड़ी आगे लगा दें। 2-3 मिनट पॉज भी तो करवाई थी। मिस्टर अमीरुद्दीन हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट। उन्होंने एक दफ्तर बनाया जिसको उन्होंने किराए पे देना है। अल्लाह अच्छा सा कोई किराएदार दे दे आप जैसा। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कह रहे हैं मैं अच्छा हूं। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मिस्टर अमीरुद्दीन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू साइनिंग अमाउंट व्हिच इज नॉन, साइनिंग अमाउंट लिखे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक और नाम है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नहीं पड़ी थी सेक्शन 16 में, 10 सालों में जिसको डिवाइड करना है। साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक और नाम है। फॉर टैक्स ईयर 20x8 विच इज नॉन रिफंडेबल। वैसे आमतौर पे तो आपको पता है जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होती है वो आमतौर पे जब पुराना किराएदार जाता है तो उसको रिफंड हो जाती है ना, लेकिन भयानक ने क्या लिखा है? चलिए अब क्या करें, हम बस 10 से डिवाइड करेंगे, बस कोई मसला नहीं। किराया कितना आया? 11,50,000। और कितना किराया था? 50,000 जो आना था बट नहीं आया, लेके भाग गया किराएदार। सवाल नहीं मिल रहा इनको, नहीं मिल रहा सवाल, ढूंढ लें मेहरबानी। रेंट फॉर द ईयर ड्यू मिलना था बट नहीं मिला। साइनिंग अमाउंट कितनी है? ये वही है, लिखे नॉन एडजस्टेबल लिखा है ना आगे उसने, नॉन एडजस्टेबल। फायर टैक्स पेड माइनस करने की जरूरत है, टैक्सेस जो भी होंगे माइनस करने की। लॉयर फीस के लॉयर अपने लिए एक सूट खरीदे नया, नहीं, फॉर सूट टू रिकवर रेंट। हमने कहा था लॉयर को अगर फीस पे करेंगे, ये पहली दफा आई है लॉयर फीस सवाल में, तो वो भी माइनस करने की इजाजत है। सैलरी ऑफ केयर टेकर जो रेंट कलेक्ट करता है, ये भी माइनस करने की, लेकिन लोअर ऑफ करके, ये रेंट कलेक्शन चार्जेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो पता है माइनस करने की इजाजत है। आगे वो उसने कैलकुलेशन की बेसिस दे दी, वो कल देखेंगे। रिपेयर ये वाली माइनस करेंगे या हम कोई और करेंगे? तो 1-2 बातें बस सुन लें ताकि हम क्लास खत्म करें। अभी इसको सॉल्व नहीं करके आना आप लोगों ने। साइनिंग अमाउंट एक नया लफ्ज आया है, वो नॉन एडजस्टेबल जो अमाउंट है उसका एक नया नाम है। आमतौर पे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होती है रिफंडेबल, लेकिन भयानक इंसान ने क्या लिखा है इसको? बहरहाल नॉन रिफंडेबल नहीं लिखता, ये कोई 23 साल पहले सवाल आया था जब हम सीए। अच्छा, तो ये अजीब सा लफ्ज है नॉन रिफंडेबल, तो आमतौर पे अब रिफंडेबल ही होती है। ठीक है जी, कल टेस्ट तो बता दिया ना किसके? हाँ, नहीं 4 और 9 हैं, 11 फिर कर लेंगे। बड़ा तेज है तू, 4 और 9 फिर कर लेंगे, क्लास के बाद मिली जरा 9 फिर कर लेंगे।